जी, तो यहाँ तक हमने कर लिया हिस्ट्री का। बैकग्राउंड मैं बताता जाता हूँ, अब तक हमने क्या-क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने जो हमारी क्लास थी, वो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन पे थी, जिसमें हमने जो हमारे पास हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो 2 सिटी थे उस टाइम के, उनको डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जितनी भी उधर से एक्सकैवेशन हुई थी, तो जो-जो चीज़ें उधर से मिली थी, उनकी बेस पे हमने जो एक अपने चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, उनके रिलीजन के बारे में बात की थी, जो-जो चीज़ें वहाँ से मिली थी, फिर उन पे जो है डिस्कस किया था। उसके बाद जो सेकंड क्लास थी, वो आर्यन्स पे थी, कि आर्यन्स ने कैसे आके जो है ना इधर हिंदुस्तान को आबाद किया, बरे-सगीर को। आर्यन मतलब उनका रिलीजन क्या था, उन्होंने कौन-कौन से रिलीजन को जो है जन्म दिया था। तो उसमें सबसे पहला रिलीजन जो था वो हिंदुइज़्म था, उसके बाद जो है वो बुद्धिज़्म था। इनके मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए थे। गौतम बुद्धा के बारे में बात की थी मैंने आपसे। उसके बाद जो है हम वैदिक एज में आ गए थे। वैदिक पीरियड पढ़ा था हमने। ठीक है, वो आर्यन्स का ही बेसिकली था। उसके बाद जो है हमने इस्लामाइज़ेशन इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में इस्लाम का आगाज़ कब हुआ? तो वो उसमें मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बताया था कि वो किधर के मतलब रहने वाले थे, किसके दौर में इधर आए थे, किसने उनको भेजा था और किन के कहने पे वो वापस गए थे। और मैंने थोड़े से कुछ क क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताया था। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था महमूद गज़नवी के बारे में, कि महमूद गज़नवी ने भी 17 हमले किए थे बरे-सगीर में, जो कि तारीख़ में बहुत माने जाते हैं और किसी एक में भी उसको शिकस्त नहीं हुई थी। सोमनाथ का मशहूर टेम्पल जो है, वो उन्होंने ही गिराया था। उसके बाद हमने बात की थी शहाबुद्दीन गौरी की, ठीक है? जिसको मोइनुद्दीन गौरी भी कहते हैं। इसके नाम पे हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, इसमें बहुत सारे मिसाइल भी शामिल किए गए हैं उनके नाम से। उन्होंने आके प्रॉपर एक जो है अपना रूल इधर कायम किया। तो बदकिस्मती से 6-7 साल बाद उनकी डेथ हो गई रूल के बाद। तो उनके जो औलाद कोई नहीं थी, उनके गुलाम ही थे 4 जो मेजर गुलाम थे उनके। उनको उन्होंने मतलब अपनी सल्तनत जो है वो बाँट दी थी चारों को। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनको उन्होंने जो दिल्ली दिल्ली सल्तनत या दिल्ली जो मेन सिटी था, मेन उस टाइम पे जो एक सबसे बड़ा सिटी था, वो उसको दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। जी, तो उसके बाद जो है वहाँ पे दिल्ली दिल्ली सल्तनत का जो है वो आगाज़ हो गया था। दिल्ली सल्तनत में हमारे पास जो है वो 6-5 खानदानों ने यहाँ के रूल किया था, जिसमें सबसे पहले हमारे पास थी सल्तनतें जो जिसको हम खानदान गुलामा कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी। मैंने आपको एक फ़नी सी ट्रिक भी बताई थी उसकी, कि मेरा काका ते सोना लगदा पंजाबी में, कि आपने इसको उससे इंटरलेट करके याद कर लेना है। तो खलजी सॉरी स्लेव डायनेस्टी के बाद हमारे पास आ जाती है खलजी डायनेस्टी, खलजी के बाद आ जाती है हमारे पास तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद हमारे पास आती है सैयद डायनेस्टी, सैयद के बाद हमारे पास थी लोधी डायनेस्टी। यहाँ पे आके जो है वो दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। मतलब 5 खानदानों में ने इधर आके हुक्मरानी की, ठीक है? ये काफ़ी अरसा तक जो है वो कायम रही। उसके बाद जो है मुगल एम्पायर कायम हुआ। 1526 में जब बाबर ने आके इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी, तो इधर मुगल का जो दौर था वो स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद मैंने आपको ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो बाकी जो हुमायूँ था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद जो हमारे पास सूर डायनेस्टी थी, जो शेर शाह सूरी ने कायम की थी, उस पे भी जो है वो डिस्कशन हो गई थी। शेर शाह सूरी ने जो मेजर काम किए थे, किला रोहतास उसने जो बनाया था, उसके बाद जो है जीटी रोड, जिसको अक्सर एब्रिविएशन ही पूछ लिया जाता है पेपर में, कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनाया था, जो दिल्ली से लेके चिटागोंग तक जो है उसका जाल बिछाया गया था। तो इसी तरह जो हमने बाकी जितने भी रूलर थे, अकबर, अकबर को भी हमने जो है डिटेल में पढ़ लिया था और मैंने सारा उसको बता दिया था आपको, दीन इलाही के बारे में भी। और जो
बाकी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उनके बारे में हमारी जो है वो डिस्कशन हो गई थी। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं। जी, ट्रिक मैंने आपको बताई थी जो मेरा काका थे, सोना लगदा। आप ना इंग्लिश में इसको लिख लें जैसे हम मैसेजेस की उर्दू इंग्लिश में लिखते हैं ना वैसे लिख लें। तो सबसे पहले जो है मेरा एम से स्टार्ट होता है ना, तो एम से ममलूक डायनेस्टी आपकी है, ठीक है? ममलूक डायनेस्टी का दूसरा नाम जो है वो स्लेव डायनेस्टी है। उसके बाद मेरा उसके बाद हमारे पास था मेरा काका। काफ से क्या होता है खलजी डायनेस्टी हमारे पास है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ते, तो ते से बनता है आपकी तुगलक डायनेस्टी। सोना से आपको लगता है मतलब लगता है ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, तो सैयद डायनेस्टी जिसको हम सादत डायनेस्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये जो थे शिया हज़रात थे, तो शिया हज़रात अपने आप को जो है वो सादत भी कहते हैं। उसके बाद लगदा से होता है आपका लोधी डायनेस्टी। ये 5 खानदान थे जिन्होंने बरसगीर पे हुक्मरानी की और इन 5 खानदानों का जो मजमूआ है वो हुक्मरानी करने का उसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं और इंग्लिश में दिल्ली सल्तनत। हाँ जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएँ नहीं तो हम फर्दर मूव करते हैं। जी, मारिया आपको इसकी ना वीक में 1 क्लास होती है हिस्ट्री की। मेरे पास जो आपके सब्जेक्ट हैं, मेरे पास आपके 3 सब्जेक्ट हैं, एक हिस्ट्री है, एक इंग्लिश है और जो थर्ड वन है वो उर्दू है। तो अभी हम जो है हिस्ट्री और इंग्लिश को ही कवर कर रहे हैं, जब इन दोनों में से जो पहले कवर अप हो जाएगा, उसकी जगह पे जो है उर्दू को शामिल कर लिया जाएगा। तो वीक में आपका जो हिस्ट्री का 1 लेक्चर होता है, वो आपका होता है थर्सडे को और इंग्लिश जो लेक्चर है वो होता है मंडे को। तो इसी तरह 2 लेक्चर आपके 1 वीक में होते हैं। हिस्ट्री का 1 लेक्चर होता है आपका थर्सडे को और हमारी ऑफ़िशियल जो टाइमिंग है वो 8 बजे से ऑनवर्ड है। ठीक है? वो आपकी 2 मीटिंग्स उसमें होती हैं जब टॉपिक क्लियर हो जाता है उसके बाद जो क्लास एंड कर दी जाती है। जी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट क्लास में मैंने जो है वो यहाँ से स्टार्ट लिया था, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन मेरी जो है वो तबीयत डाउन थी। गले से बोला नहीं जा रहा था, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें नींद आ रही है। तो मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया था ताकि मैं यहाँ से को आपको ना दोबारा पढ़ा सकूँ। चलें तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। जहांगीर, आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा जो है फ़ेमस है, वो किस लिहाज़ से है? क्योंकि इसके दौर में ही जो है वो अंग्रेज़ इधर आए थे। इसमें लिटरेचर के 1-2 आदमी थे, कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो है वो लोग इधर आए थे। तो जहांगीर इसका जो ओरिजिनल नाम था वो सलीम था। आपने नाम सुना होगा अक्सर मूवीज़ में भी होता है, ड्रामाज़ में होता है, इंडिया की जो होती हैं या पाकिस्तान के जो अक्सर ड्रामाज़ होते हैं उनमें शहज़ादे सलीम का नाम जो है ना बड़ा यूज़ किया जाता है। तो शहज़ादा सलीम सलीम जो है वो जहांगीर को ही बोलते थे। 1605 से लेके 1627 तक जो है इनका जो रूल रहा है बरसगीर पे। सलीम वाज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ जोधाबाई एंड अकबर। अकबर की जो एक बीवी थी जोधाबाई जो सबसे पहली बीवी थी उसकी, उसमें से ये जो हुआ था। ठीक है? इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलीम की जो है वो मदर का नेम क्या था या सलीम के जो है वो फादर का नाम क्या था, जहांगीर के फादर का नाम क्या था? तो इस तरह आपको वो किसी तरह से ट्रैप करने के लिए वो क्वेश्चन कर सकता है। तो आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब अकबर की डेथ हुई तो उसके बाद जो है इसने अपना जो एक टाइटल लिया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अब ये जो है वो क्वेश्चन लास्ट पेपर में जो है पास्ट पेपर में रिपीट हुआ हुआ था कि जी, तो हम बात कर रहे थे कि इसने जो है वो महरनिसा एक लड़की थी जिसके साथ ने शादी की थी और वो शेर अफ़गान जो एक रूलर था किसी छोटे से इलाके का, उसकी वो बेगम थी, उसकी डेथ हो गई एकदम से तो उसकी बीवी से इसने शादी कर ली और उस वही जो है वो नूरजहाँ के नाम से मशहूर हुई और इसका मीनिंग क्या होता है नूरजहाँ का? लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप में से कई लोग जो है वो पढ़ेंगे कि इतना जो है वो जहांगीर एक एफिशिएंट रूलर नहीं था।
ये सारा दिन जो है वो शराब में धुत रहता था हमेशा, और नूरजहाँ जो है वो इसको रूल करती थी। ठीक है, अगर ये फैसले कर भी रहा होता था तो जो एक एक बारीक सी चादर होती थी, जो पीछे इसके लगाई जाती थी और उसके पीछे नूरजहाँ बैठी होती थी, लेकिन जो फैसला है वो करता यही था। लेकिन जो कमान थी, वो पीछे से जो है वो नूरजहाँ करती थी, क्योंकि ये बहुत काबिल जो है वो बंदी थी, इसी ने ही सल्तनत को जो है वो सँभाला हुआ था बेसिकली इसकी। तो जैसे ये मैं क्या आपको बताऊँगा कि इसी रील में जो है ना, ये कैप्टन हॉकिन्स और थॉमस रॉय, ये आए थे पाकिस्तान में, और ये अपनी जो बायोग्राफी इन्होंने लिखी, बुक जाके राइट की उधर, तो उसमें ये चीज़ें इन्होंने जो है वो मेंशन की हुई थी। जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँची है, इन्हीं की बदौलत पहुँची, क्योंकि हमारी हिस्ट्री तो आपको पता है, सारी कंट्रोवर्शियल है। एक बंदा क्या कह रहा होता है, एक राइटर क्या कह रहा होता है, दूसरा राइटर बद उसके जो बिल्कुल अपोज़िट कह रहा होता है। तो ये चीज़ें ज़रा आपने ना जो ज़हन में रखनी है। Her other family members also benefited from this alliance. Her elder brother Asaf Khan was appointed as Khana-e-Saman, a post reserved for the nobles. अब एक न जो नूरजहाँ का भाई था, उसका नाम जो है आसिफ था, और आसिफ को जो है ना वो बड़ी पोस्ट जैसे मतलब नवाज़ा गया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था खाना-ए-समान। जो कि नोबल्स के लिए एक ना बहुत बड़ी एक अच्छी पोस्ट थी। नोबल मैंने आपको बताया था, नोबल का कांसेप्ट कि नोबल्स क्या थे? जैसे अभी हमारे कैबिनेट होती है ना, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, उनकी उसकी कैबिनेट में जो वज़ीर मशीर होते हैं, वैसे ही जो है इनके दौर में नोबल्स थे। In 1612, Asaf Khan's elder daughter Atmad Bano Begum, later known as Mumtaz, married Jahangir's third son Prince Khurram, later known as Shah Jahan। तो आसफ खां की जो बड़ी बेटी थी, इसकी शादी जो है वो शाहजहाँ से हुई, और शाहजहाँ कौन था? जहांगीर का बेटा था, और शाहजहाँ का ओरिजिनल नाम जो था वो खुर्रम था। प्रिंस खुर्रम बोलते थे उसको, मतलब उसका ओरिजिनल नाम जो है वो प्रिंस खुर्रम था, और शाहजहाँ उसने अपना जो है टाइटल लिया था। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, समझ आ गई है। चलें जी, फिर आगे बढ़ते हैं। Noor immensely influenced the life of Jahangir. She was the only woman in the Mughal court, and coins were struck in her name. Also, all royal farmans had her name. She even accompanied Jahangir in hunting. Jahangir had to face rebellions from his sons Khusro and Khurram। अब मैंने एक चीज़ आपको पहले बता दी थी कि जो बेसिकली जो रूल कर रही थी इसमें, वो नूरजहाँ ही थी। जब भी कोई शाही फरमान आता था, आपने अक्सर लफ़्ज़ सुना होगा शाही फरमान। शाही फरमान यही होता था, जो समन्स होते थे तो भेजते थे, तो उसपे सिग्नेचर होते थे इसके नूरजहाँ के। और जहांगीर की ये हर काम में जो है मदद करती थी। हत्ता कि शिकार खेलने जाता था तो ये साथ जाती थी, और इससे ज़्यादा शिकार करती थी। नीचे एक टर्म यूज़ हुई है रिबेलियन। ये हमने आगे जब हिस्ट्री में आगे बढ़ना है ना, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात होनी है 1857 की, तो उसमें भी हम ये रिबेलियन जो है इसका लफ़्ज़ सुनेंगे। रिबेलियन हो गया, अपराइजिंग हो गई, रिवोल्ट हो गया, ये सारे सिनोनिम्स हैं। रिबेलियन क्या होता है? बगावत होती है। किसी जगह से लोग खड़े हों, जैसे बाप के खिलाफ बेटा खड़ा हो जाए कि मैंने हुक्मरानी करनी है, ऐसे ही इसके साथ हुआ। इसका बेटे जो थे दोनों ही उसके खिलाफ जो है ना वो रिबेलियन अपराइजिंग करने लगे, उठ के अपने कुछ इलाकों पे उन्होंने ना जो अपनी हुकूमत करना स्टार्ट कर दी। तो मैंने पहले स्टार्ट में आपको बता दिया था कि आप देखेंगे कि हमारी जो इस्लामिक हुकूमत थी, ये क्यों नाकाम थी? क्योंकि इन्होंने जो है वो अपने ही जो है गले उतारे हैं। अब देख लें, जैसे बड़ी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कौन था? तो ये कोई मतलब मुसलमानों और काफ़िरों की जंग नहीं थी। जब इब्राहिम लोदी जो है 1,20,000 उसकी आर्मी थी, बाबर ने आके उसके साथ जंग की थी और जो है मौत के घाट उतार दिया था इब्राहिम लोदी को। बेसिकली मुसलमानों ने मुसलमानों का अपना जो है एक जो सर उतारे हैं। उसके बाद इनकी दूसरा ड्रॉबैक या जिसको कह सकते हैं फेलियर, ये था कि ये इनके पास कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, कि आप ये देखें एक एक रूलर के बाद दूसरा रूलर कैसे आएगा? जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, एक रूलर चला गया तो उसकी जो वोट जिसके ज़्यादा होंगे, वो इलेक्ट्रिकल या आपका होके इलेक्ट होके आके रूल करेगा।
इस तरह इनके पास कोई नहीं था जो बाप के खिलाफ जो बेटा उठ खड़ा होता था, भाई के खिलाफ भाई खड़ा हो जाता था। जैसे मैंने आपको हुमायूं के जब हुमायूं डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था कि सारी जो उसने 10-15 साल जो रूल किया है, वो उसके खिलाफ उसके बेटे ही जो हैं बेटे और उसके भाई जो हैं, वो ही उठ खड़े हुए हैं। अक्सर क्योंकि वो उसका बेटा तो बाद में हुआ था, लेकिन उसके जो भाई थे, वो ही उसके खिलाफ जो है उन्होंने उसको साँस नहीं लेने दिया। क्योंकि उसका जो हुमायूं का बाप था ज़हीरुद्दीन बाबर, वो उसको नसीहत करके गया था कि कभी अपने बेटों के साथ तुमने ज़ुल्म नहीं करना, ना उनको जो है वो किसी चीज़ से महरूम करना है। इस वजह से वो उनको माफ़ करता रहा। लेकिन एट लास्ट जब वो आया 1556 में वापस आया था ना पर्शिया से, ईरान से, तो उसने आके जो है अपने भाइयों के खिलाफ जो है वो उठ खड़ा हुआ और उनको शिकस्त दे के उनको कैद करवा दिया और किसी को बाहर जो है भेज दिया अपने कंट्री से, जलावतन कर दिया। इस तरह जाके उसकी जो है वो सिक्योर हुई। जी, आगे जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका एमसीक्यूज़ है, इसमें से तकरीबन हर जो है वो दूसरे या तीसरे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूरिंग जहांगीर्स reign, द ब्रिटिश विजिटेड ये इलाका है एक, जो इंडिया का है, मैकलीपट्टनम बोलते हैं इसको हम। कैप्टन हॉकिंस, ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है। कैप्टन हॉकिंस एंड थॉमस रॉय, इन दोनों ने जो है ना वो विज़िट किया था हिंदुस्तान का। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इन्होंने इधर आके देखा कि इधर तो जो है हमारे इलाकों से भी ज़्यादा खुशहाली है, क्योंकि ये एग्रेरियन कंट्री था। इसे इसी वजह से सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इनके पास जो है वो जो जिसको कह सकते हैं सोना, चांदी और इस तरह के ज़्यादा जो है जवाहरात, वो बड़े मशहूर व मरूफ थे और ये मतलब उनकी जो लाइफ़ थी बहुत खुशहाल थी। थॉमस रॉय गॉट द फरमान फॉर सेटिंग अप एन इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। अब आप लोग ये नोट डाउन कर लें कि थॉमस रॉय आया था, तो इसने ही जो तजवीज़ दी और वहाँ पे जो सूरत के मुकाम पर भारत में एक जगह है, वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई गई थी। इसमें से आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक में हमारा ये चीज़ है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। ही मोस्टली स्टेड इन लाहौर एंड बैन्ड द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। आपने सुना होगा कि आपका जो मीट होता है ना, जो आपका जिसको हम बड़ा गोश्त कहते हैं, तो वो उसकी जो नागा होता है बुध को और जुमे को, अब तो साथ सॉरी मंगल, बुध और जुमे को होता है। पहले मंगल और बुध को सॉरी मंगल और जुमे को होता था, लेकिन अब इन्होंने जो है वो काफ़ी देर से बुध को भी अंदर शामिल कर लिया है। तो ये उसी दौर से ही जो है पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ चली आ रही है। He wrote his autobiography Tazkiye Jahangiri in Persian. He also patronized Farhange Jahangiri, a valuable dictionary. During his reign, Khafi Khan wrote Muntakhabe Lubab and Hamid Lahori wrote Padshah-nama. ये जो आपने ना नोट डाउन कर लेना है कि ये किस-किस ने लिखा, क्योंकि ये आपकी जो है ना माइंड में रखने वाली चीज़ है। इसको अपने वो तरह का जैसे कहते हैं रट्टा लगाना पड़ेगा। ये किसने लिखी? बाकी ऑटोबायोग्राफी तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो कोई इंसान अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के हालात खुद लिखता है। और बायोग्राफी वो होती है जो किसी इंसान के लिए कोई दूसरा इंसान लिखता है। वो खुद नहीं टाइप करता, उसको बायोग्राफी कहते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग विद मार्बल एंड डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन्स मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, ये पीतला डोरा जो है वो ये एक नाम है स्टोन का। स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज रीन। आपने अक्सर पढ़ा होगा, हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स है उसमें भी ये चीज शामिल है कि मुगलों जो हमारा आर्ट था, ये जो है मुगलों के दौर में अरूज पर था। He visited Kashmir and led a number of gardens. They are like Shalimar Bagh, Nishat Bagh. ये दोनों बाग मशहूर जो हैं इसने बनाए थे। He built the Moti Masjid at Lahore and also his own mausoleum at Lahore. इसने अपना जो मज़ार था ना वो खुद ही बनाया था। उसने कहा था मुझे जब मैं मरूँ तो मुझे यहाँ पे दफन किया जाए। और ये क्वेश्चन इसमें से अक्सर हर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ दफन है, ज़हीरुद्दीन बाबर कहाँ दफन है। तो इस तरह के जो आपने क्वेश्चन जो है ना वो माइंड में रखने हैं। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स पीक अंडर जहांगीर।
उनको ये वाले शौक थे। तो यहाँ तक हमारा जो जहांगीर है वो एंड हो गया है। अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया जो हमने कर लिया है तो आप बताएं, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो हम फर्दर मूव करते हैं। जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो हम आगे मूव करते हैं, शाहजहां 1628 से 1658 तक जो है इसका रूल रहा है। ऑन 5 जनवरी 1592 Shahabuddin Muhammad Khurram, later known as Shah Jahan, was born to Mughal Emperor Jahangir and his wife Jagat Gussaini। ये इसकी जो है मतलब इसकी वालदा का नाम जो है वो जगत गुसैनी था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। शाहजहां वाज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि शाहजहां जो है वो क्यों मशहूर है, क्यों इतना मशहूर है, इसका सबसे बड़ा कारनामा क्या है? आप में से कोई बताना पसंद करेगा? चलिए, मेरा ख्याल है किसी को नहीं पता। शाहजहां वाज बोर्न इन लाहौर पाकिस्तान टू प्रिंस सलीम। ठीक है, प्रिंस सलीम का ये बेटा था। हु लेटर बिकेम एम्परर जहांगीर एंड हिज राजपूत वाइफ फ्रॉम मरवार प्रिंसेस जगत गुसैनी। हर ऑफिशियल मुगल नेम वाज बिल्किस मकानी। ये चीजें जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपने नोट डाउन करते जाना है। शाहजहां ग्रैंड फादर वाज मुगल एम्परर अकबर। जाहिर सी बात है जो इनका दादा था वो अकबर ही था, क्योंकि ये इनकी जो हुक्मरानी थी वो नस्ल दर नस्ल चलती आई है। although initially named Prince Khurram, he assumed the original name शाहजहां later। ठीक है, ये टाइटल उसने अपने नाम कर लिया था। He was Jahangir's third son and considered the ablest and competent to be king. He was educated in martial arts and a variety of fine arts. शाहजहां मैरिड मल्टीपल टाइम्स एज वाज द कस्टम। ठीक है, वहां पे मल्टी जो मैरिजेस थी उनका जो है रवाज था, इस वजह से इसने जो काफी सारी जो है ना वो शादियां की हुई थी। हिज फेवरेट वाज सेट टू बी अजमत बानो बेगम, हु वाज हु वाज सॉरी हु इज बेटर नोन एज मुमताज महल। आपको जैसे मैं पूछ रहा था कि सबसे जो बड़ा कारनामा शाहजहां का क्या है, तो वो ये है कि उन्होंने इसने ताजमहल जो है वो बनाया था। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब ताजमहल बन रहा था तो उधर यूनिवर्सिटीज बन रही थी बड़ी बड़ी, ऑक्सफोर्ड जैसी। तो इसने जो है वो उस दौर का, जिसको कह सकते हैं आप, एक वंडरर है, ये बनाया था कि इस तरह को कोई दोबारा बना नहीं सकता। और आप सुना होगा आपने कि इसको बनाने के बाद जो जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था उन सब के हाथ काट दिए गए थे, ताकि कोई ऐसी दोबारा ऐसा जो है ना बिल्डिंग कोई दोबारा ना बना सके। तो क्वेश्चन पूछा गया था पीछे भी कि जो है हमारे पास ताजमहल है, इसका दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है मुमताज महल। मुमताज महल क्यों है? क्योंकि इसने अपनी बेगम के नाम पे ही इसको बनाया था, जिसका नाम था मुमताज महल। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? अर्जमंद बानो बेगम। She died during childbirth in 1631, and Shah Jahan was said to be depressed. He got the Taj Mahal built in her honor, and perhaps he is most famous for this architectural feat। तो आपने ना ये नोट डाउन कर लेना है कि ये 1631 में तो इसकी जो है डेथ हो गई थी, मुमताज महल की। ठीक है, अजमत बानो बेगम की। लेकिन जो ताजमहल है ये हमारे पास बना था 1642 या 1643 में बना था। तो 22-23 सालों बाद मतलब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। फिर इसको जो मतलब उस इसकी कबर पे जिसको तमीर किया गया था। He also created many other architectural marvels, including the Pearl Mosque at Agra, the Red Fort, the Jama Masjid at Delhi, the Shalimar Garden, and some other buildings in present Pakistan. He also got the famous Peacock Throne built। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीकॉक थ्रोन वो किसने बनाया था? इसके पीछे एक हीरा लगा हुआ था जिसे कोहिनूर कहते हैं। तो ये अभी भी जो है आपका कभी विजिट हो शाही किला में तो उधर अभी भी मौजूद है इसकी बाकियात, तो आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो है मीटिंग एंड होने वाली है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो बाकी हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में इसको स्टार्ट करेंगे और फर्दर मूव करेंगे।
जी, जब भी मैं क्लास लेता हूँ, ये हमारे जो 5 से 6 लोग हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो परमानेंट हैं। और इंशाल्लाह अगर इनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो मैं इनको गारंटी देता हूँ ये इसी स्ट्रगल से लगे रहें। और इंशाल्लाह जो 2023 वाला साल है ना, वो इनके लिए कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर लेके आएगा। इनके लिए जो है ना वो जॉब के दरवाजे ज़रूर खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, कभी भी किसी के जो है किसी की मेहनत है, किसी की स्ट्रगल है, वो कभी भी ज़ाया नहीं करते। चलें जी, हम जो है ना अपना स्टार्ट करते हैं। When Shah Jahan became ill in 1658, Dara Shikoh, Mumtaz Mahal eldest son, assumed the rule of regent in his father's stead. Aurangzeb, the third son, gathered a well-trained army and became its chief commander. He faced Dara's army near Agra and defeated him during the Battle of Samugarh. Although Shah Jahan fully recovered from his illness, Aurangzeb declared him incompetent to rule and put him under house arrest in Agra fort. Jahanara Begum Sahib, Mumtaz Mahal's first daughter, voluntarily shared his 8 years confinement and nursed him in his dotage. He died on 22 January 1666, aged 74 years. ये तो मैंने आपको जो डिटो कॉपी है जो लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। क्या पता आपको समझ आई है या नहीं आई। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी डिटेल। आपने अक्सर सुना होगा कि जो है वो जो औरंगजेब है, वो बड़ा औरंगजेब आलमगीर बड़ा सख्त रूलर था। ठीक है, इसका दिल बड़ा सख्त था और कट्टर जो इसको कहते हैं कि इस्लामी बंदा था। दारा शेखू और औरंगजेब जो दोनों भाई थे, दोनों भाई थे, तो जाहिर सी बात है मुमताज महल और जो हमारे पास ये शाहजहां था, उसके बेटे थे दोनों ये। अब ये जो शाहजहां था, इसकी तबीयत जो है वो नासाज हो गई। इसको जो है बुखार ने आ लिया, तो कब बिस्तर के साथ ये लग गया। तो इसने अपने जो बड़ा बेटा था दारा शेखू, इसको बोला कि तुम ना सल्तनत का जो है वो सारे मामला संभाल लो, मेरे से अब नहीं, मतलब मेरी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। तो दारा शेखू ने कुछ अरसे के लिए ना वो संभाला। अभी दारा शेखू रूल कर ही रहा था, तो इसका जो छोटा भाई था औरंगजेब, इसने उसके खिलाफ जो है ना वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए। अभी ये मामला चल ही रहे थे कि शाहजहां जो दोबारा से रिकवर हो गया, लेकिन औरंगजेब तब तक बहुत मजबूत हो चुका था। इसने अपनी आर्मी इकट्ठी की और अपने बाप और बेटे दोनों के खिलाफ जो है ना वो जंग कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि इनके इसके बाप और इसके बड़े भाई दोनों की शिकस्त दे के जो दिल्ली सल्तनत थी, इसको जो है वो अपनी जो है ना अपने कब्जे में ले लिया। ये दारा शेखू को पता नहीं इसने वो ब्लाइंड कर दिया या जिला वतन कर दिया। मतलब इसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। लेकिन इसका जो वालिद था, इसको उसने कैद कर दिया। इसकी दो बहनें थी छोटी, उसको भी जो है ना वो कैद कर दिया। तो इसका बाप जो है फिर से बीमार हो गया, तो इसकी छोटी जो बेटी थी शाहजहां की, वो उसकी जो 8-9 साल की थी, तो उसकी केयर करती थी, उसको पटियां करती थी। तो इस तरह से हालात जो शाहजहां के आखिरी दिन थे, आखिरी साल थे, वो जो है वो जेल के अंदर ही गुजरे हैं। वो कहता था अपनी जो बहनों को, कहता था कि तुम लोग जो है मेरे बाप का जो साथ छोड़ दो, तो मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगा। लेकिन उन्होंने उन्होंने कहा कि हम रेस्ट रहना चाहते हैं अपने बाप के साथ। तो ये हिसाब रहा है इसमें। अब देखें, 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। कोई कहता है कि शाहजहां ने बड़ा जुल्म किया था इसके ऊपर, इसको हमेशा दबा के रखता था, कभी अपने पास नहीं आने दिया था, इस वजह से वो इतना सख्त हो गया था अपने बाप की जुल्म ज्यादती की वजह से। कोई कहते हैं कि ये बिल्कुल हिस्ट्री जो है गलत लिखी गई है, क्योंकि इंडियन राइटर्स सबसे ज्यादा थे, तो ये मुसलमान था औरंगजेब आलमगीर। इस वजह से इसके खिलाफ जो है ना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। और इसी दौरान ही जो इस्लामी सल्तनत थी, उसने अरूज पाया था, फुल अरूज पे, मतलब इसी जो है ना दौर में थी। और 1707 में 1707 में जब इसकी डेथ होती है, उसके बाद जो है मुगलों पे जवाल आ जाता है। उसके बाद मुगल कभी भी अपने घर तक जो है महदूद होकर रह जाते हैं। तो ये था शाहजहां के बारे में। अब हमारे पास जो लास्ट एफिशिएंट रूलर है ना जिसने काम किया है, वो औरंगजेब आलमगीर भी बोलते हैं इसको। 1658 से लेके 1707 तक जो है इसने रूल किया है। औरंगजेब was born on 3rd November 1618 in Dahood, Gujarat.
He ascended the throne as the son of Shah Jahan and Mumtaz Mahal. Since childhood, he had a natural keenness for learning. He possessed a thorough knowledge of the Quran and language like Persian and Arabic. आपने वो पढ़ा होगा क्योंकि वो कंपलसरी सब्जेक्ट में था कि एक मुगल बादशाह ऐसा था जो टोपियां सीता था। ठीक है, टोपियां सीता था और वो कुरान की हर टाइम जो है वो अपने हाथ से लिखता था और हर टाइम कुरान की तिलावत करता था, तो वो इन्हीं के बारे में जो है वो बोला जाता है। He grew up as a religious, serious-minded person without any interest in royal traits. He projected exceptional military and administrative qualities. His father Shah Jahan assigned him several military responsibilities at a very young age. रिलीजियस पॉलिसी जो है वो बड़ी फेमस है औरंगजेब की। औरंगजेब was known as जिंदा पीर और दरवेश ड्यू टू हिज सिंपल वे ऑफ लिविंग एंड हाई लेवल थिंकिंग। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दरवेश जो कौन से मुगल को कहा जाता है, तो आपने उधर औरंगजेब आलमगीर को ही टिक करना है। ही वॉज अ हाईली ऑर्थोडॉक्स सुन्नी Muslim ruler with the least tolerance for religious matters. He ruled according to the Sharia law in the Quran. ठीक है, इसको शरीयत नाफज करने की कोशिश की गई थी। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? जो कट्टर जिसको कहते हैं ना, वो कट्टर सुन्नी था जी। मतलब अपने वो फिरके पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन आया आया ना शरिया वाला, अभी लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू हुआ है। अ, उसको क्वेश्चन किया गया था, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम पाकिस्तान में शरीयत का कानून जो है, जो कि हमारा इस्लाम का है, जो कुरान पाक ने सूल मुतय्यन किए हैं और हदीस मुबारक में है, उनको लागू किया जा सकता है? ये क्वेश्चन था। अगर आप में से कोई इसका जवाब देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आपके ख्याल में इसका जवाब क्या बनता है? चले, मेरा ख्याल है कोई भी बिलिंग नहीं है या किसी को समझ नहीं आई मेरे क्वेश्चन की। जी, क्वेश्चन ये है कि आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या हम अभी शरीयत का जो निज़ाम है या जो शरीयत का कानून है, इसको पाकिस्तान में नाफज कर सकते हैं? यस सर, पाकिस्तान में अभी भी नाफिज है शरीयत का जो निज़ाम है। कैसे कैसे जो है वो नाफिज है? आपने जो क्वेश्चन तो कर दिया है ना, कैसे? अब देखें, सूद क्या है? सूद तो इस्लाम में हराम है ना। सर वो जबकि हमारे करप्शन भी हो रही है, लेकिन देखें कुछ जैसे बातें हैं, जैसे कादियानियों को जो है काफिर करार दिया गया है, तो ये तो शरीयत में नाफिज है ना। इसी तरीके से ज़कात अदा करना। फिर देखें, अब आपने जो है हमारी डिस्कशन जो है ना बियॉन्ड द वे चली जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ना आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपने बात की जैसे ज़कात की। ज़कात कौन दे रहा है? अगर ज़कात देनी स्टार्ट कर देना तो हमारा मुआशरा जो है इसमें कोई गरीब रहे ही ना। अब देखें होता क्या है, लोग अपने जो है वो बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। लोग बैंक में जो है वो अपने पैसे जमा करवा देते हैं, उस पे जैसे 16% सूद हमारा हो गया है, तो उन्होंने वो 16% जो हर साल उनको मिलना ही मिलना है। अब जब ज़कात की बारी आती है तो ज़कात क्या होती है? ज़कात आपकी 2.5% कट होती है उसी सूद पे, ना कि टोटल जो है वो टोटल जो हमने अमाउंट अपने बैंक में जमा करवाई होती है उससे कभी भी ज़कात नहीं काटी जाती। सिर्फ जो है वो सूद है, सूद का जो है 25 जो है ना 2.5% हिस्सा उसका लिया जाता है। तो ये कहाँ से हमारी जो है वो शरीयत नाफज होगी? आप अभी अभी अपने मामलात में, अपने जो है एजुकेशन में, हर तरह से देख लें, किसी भी तरह आप अपना जो है वो देख लें, कानून में देख लें, काजी वाला निजाम देख लें, कहाँ पे आपका जो है वो हाथ के बदले हाथ है, कान के बदले कान है, गर्दन के बदले गर्दन है। कहाँ पे आपका मतलब शरीयत का कोई अंसर ही नहीं दिखता, आपका कोई सजा और जजा का निजाम ही नहीं है। तो इसी तरह मैं आपको जो ना बात जो हमारी वो दूसरी तरफ चली गई है, तो मैं बताता हूँ आपको कि शरीयत का निज़ाम इसलिए नाफज नहीं हो सकता कि आपके दो जो मुल्ला हजरात है ना, दो आलमे दीन है, दो, एक आपका देवबंदी है, सुन्नी है, अहले हदीस का है, ठीक है, जिसको हम वहाबी बोलते हैं, उनका है। इन तीनों को आप इकट्ठा कर दें, ये किसी एक नुक्ते पर भी इकट्ठे नहीं होंगे।
तो शरीयत तो वो बनती है ना जो सब लोग उलमा इकराम जिस जो एक बात पे मुत्तफिक हो। तो ये किसी बात पे मुत्तफिक नहीं होते, इसलिए पाकिस्तान में शरीयत का निज़ाम जो है लाना नामुमकिन है। और पाकिस्तान में शरीयत का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कुछ क्लास जो है जो लोगों के फायदे के लिए होते हैं, वो उन्होंने लगाए हुए हैं अपने पर्पस के लिए। जी बिल्कुल सानिया, आपने बिल्कुल 100% जो है वो बात सही की है। और इसी वजह से जो हम वो शरीयत का निज़ाम जो है वो नाफज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या शरीयत का निज़ाम नाफज कर देना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा, फिर आपने इसका जवाब हाँ में देना है। वैसे आपसे पूछा जाए तो आपने कहना सर ये प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको बता दिया, लास्ट टाइम जो पूछा गया था। चले हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ही बैंड ड्रिंकिंग एंड सिंगिंग इन कोर्ट, पब्लिक ड्रिंकिंग वाज आल्सो प्रोहिबिटेड। Mutsav was appointed to ensure that the people do not drink in public places and follow Sharia, a traditional Islamic law. However, Mutsabs were not allowed to interfere with the life of people in state. He prohibited kalma and Islamic inscription and coins, as believed it might get polluted when passed from one person to another. मतलब यहाँ तक था कि उसने बोल दिया था किसी झंडे पे या किसी कोइन पे कलमा तैयबा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये गिरता है और लोगों के गंदे हाथ उसको लगते हैं, जिसकी वजह से बेहुरमती होती है। He put restrictions on the celebration of Nowruz, a festival celebrated by the सफेद रूलर ऑफ ईरान। ईरान का ये एक जो है वो फेस्टिवल था जो कि बड़े स्कीर में मनाया जाता था, इसको इससे मना कर दिया गया। ही बैंड सिंगिंग एंड डांसिंग इन कोर्ट रूम्स बट अलाउड नौबत द रॉयल बैंड इन कोर्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। म्यूजिक वगैरह को अलाउ किया था, लेकिन बाकी सिंगिंग वगैरह को, डांसिंग को इसने बैन कर दिया था। In 1679, Aurangzeb reintroduced the jizya tax or the poll tax for the non-Muslims population. Jizya was abolished by Akbar in 1564. ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। However, economically weak sections of society, the elderly, children and women are exempted from paying these taxes. अच्छा, मैंने आपको बताया था जिजिया के बारे में, मुझे बताएं कि जिजिया क्या होता है। सर जिजिया टैक्स को कहते हैं। जी, टैक्स को बिल्कुल कहते हैं। किस पे ये टैक्स किसके लिए होता है? टैक्स हमारा होता है ना, बेसिकली हम उसको टैक्स, जैसे ज़कात होता है जो मुसलमानों पे होता है, और जिजिया जो होता है ये टैक्स गैर मुस्लिमों पे होता है। इसको अकबर ने जो है वो खत्म किया था, और जो है इसने औरंगजेब ने आके दोबारा लगा दिया था। और अकबर के बारे में मैंने बताया, तो उसकी बड़ी अच्छी पॉलिसीज थी इसके इंडियंस के खिलाफ, इस वजह से उसने जो है ना वो खत्म कर दिया था। से आगे बढ़ते हैं। ही आल्सो इंक्रीज द लैंड टैक्स टू मीट द स्टेट एक्सपेंसेस विच अफेक्टेड द हिंदू जाट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जाट जो है वो हमारे जो जट भी बोलते हैं, ये तभी से चले आ रहे हैं, वहां पे जाट्स भी बोलते हैं इनको। औरंगजेब encouraged the Persian language during his reign. A number of Persian works on Indian classical music were born. He abolished the practice of weighing the emperor with gold and the practice of Charuka Darshan initiated by Akbar. Charuka Darshan was the practice of the emperor presenting himself from the balcony, and Aurangzeb considered this un-Islamic. देखा होगा आपने, अक्सर लोग जो आते हैं वो ऐसे अदाब अदाब कर रहे होते हैं, पंख लेके ऊपर खड़े होते हैं और नीचे प्रेस कर रहे होते हैं, बालकनी में आता है तो उसके सामने झुक रहे होते हैं। तो इस चीजों से मना कर दिया था जो है ना जहाँ औरंगजेब ने। He opposed the renovation of old houses of worship, stating that buildings cannot last forever. Aurangzeb prohibited astrologers from making almanacs. In 1667, he banned the use of firecrackers and fireworks in all the states under his rule. Aurangzeb did not try to alter the nature of the state. Indeed, he took efforts to emphasize the fundamentals principle of Islam. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने आपको सिर्फ रीड आउट करके बताया है, क्योंकि ये आपका अगर कंप्यूटर एग्जाम की तरफ जाते हैं ना, बड़े जैसे जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं जिसमें आपने लिखना होता है, तो वहां पे ये आपके काम आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको स्पेशल बोल के जो है उर्दू में बताता हूँ, और उनको जो है ना वो फर्दर डिस्कस भी करता हूँ। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो रह गया है मुगल का, लेटर मुगल। इनके बारे में पढ़ना है, इनके ये किसके रूल में
जैसे नादिर शाह थे, इन्होंने आके हमले किए थे, क्योंकि ये मैं लास्ट पेपर दिया मैंने, उसमें ये क्वेश्चन वहां से रिपीट हुआ हुआ था, इस वजह से मैंने ये भी डाल दिया, बड़े इंपॉर्टेंट है। द पीरियड बिटवीन 1707 common era and 1761, the time of Aurangzeb's death, the period of when the third battle of Panipat took place, wherein Ahmad Shah Abdali defeated the Maratha chiefs। 1761 में आपकी जंग हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, किसके खिलाफ हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मरहट्टा चीफ के खिलाफ हुई थी। और ये दोनों बड़ी मशहूर बैटल है, बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड, ये पूछी जाती है, इनका डेट ऊपर पूछा जाता है, डेट ऑफ अकरेंस पूछी जाती है, और इनका मुकाम पूछा जाता है, और इसके साथ जो है वो किन दोनों ग्रुप्स के दरमियान हुई थी ये पूछा जाता है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मुझे बताएं कि सब बैटल ऑफ जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, ये कब हुई थी और किन दो दो लोगों के दरमियान हुई थी? सर ये बाबर हुमायूं के साथ, और नहीं, बाबर जहांगीर और इब्राहिम लोदी के दोनों के दरमियान हुई थी। जी जी बिल्कुल, आपने आंसर जो है करेक्ट किया, लेकिन आपने जो दो रूलर हैं उनको साथ में ला दिया है। अब देखे ना, आपका जो है ना जहीरुद्दीन बाबर था, बाबर जहांगीर नहीं था। जहांगीर तो बाद में आया था ना, शाहजहां का वालिद था जो जहांगीर, हो तभी आपने हमने आज पढ़ा है। वो जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है वो दोनों के खिलाफ जंग हुई थी, और बिल्कुल आपने जो है करेक्ट आंसर दिया है। जी जी वेरी गुड कोमल, कोमल फातिमा, आपने भी ठीक बताया। उसके बाद जो है हम आगे वाली थर्ड जो है बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान हुई थी? मराठास किंग थे और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जो है वो उन्होंने लड़ी थी। अहमद शाह अब्दाली ने जीत ली थी, और पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली को किसने इनवाइट किया था ईरान से इधर हमला करने के लिए? तो वो शाह वलीउल्लाह ने जो है ना इनको बुलाया था जंग के लिए। द मुगल कोर्ट बिकेम द सीन of factions among the nobles. The weakness of the empire was exposed when Nadir Shah imprisoned the Mughal Emperor and located Delhi in 1739। अब जो है ना अफगानिस्तान से भी रूलर आने स्टार्ट हो गए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, common era war of succession broke out among his three sons, Muazzam, the governor of Kabul, Muhammad Kam Baksh, the governor of Deccan, and Muhammad Azam Shah, the governor of Gujarat। Muazzam emerged victorious and ascended the throne with the title of बहादुर शाह वन। अब आपने सुना होगा लफ्ज बहादुर शाह, जो आपको देखे दो गज जमीन भी ना मिली कोहे दयार में, इसका आपने वो सुना होगा, जो है ना शेर बड़े मशहूर है, मैट्रिक में थे ये, तो उसमें नाम है, तो वो बहादुर शाह जफर टू है। ये बहादुर शाह मतलब वन है, वो बहादुर शाह टू है, जफर उसका जो है ना वो टाइटल था, तखल्लुस था। बहादुर शाह वन, शाह आलम मुअज्जम, ठीक है, इसके बारे में हमने जो थोड़ी बहुत चीजें जो है पढ़नी है। Muslim ascended the throne and assumed the title of Bahadur Shah at the age of 63। He followed a liberal policy towards the nobles, granted them the territories of their preferences, and promoted them। This led to the worsening of the state finances। It also believed that the real power was in the hands of Wazir Zulfikar Khan। He showed a tolerant attitude toward Hindus, though he never abolished jizya। देखिए इसमें हम कौन सी बातें की हैं कि मतलब वो उनका जो है ना लिबरल पॉलिसीज थी नोबल्स की तरफ, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं से मतलब उन्होंने काफी ताल्लुकात अच्छे कर लिए थे, लेकिन उन्होंने जिजिया जो है ना वो खत्म नहीं किया था। ड्यूरिंग हिज रीन द इंडिपेंडेंस ऑफ मरवार एंड मीवार, ये दो इलाके हैं इंडिया में अभी मौजूद हैं, वाज एक्नॉलेज्ड। However, the settlement could not restore these states to become fully committed warriors for the Mughal cause। His policy towards the Marathas was also half-hearted reconciliation। He did not recognize Shahu, whom he released as the rightful Maratha king। He granted Maratha the Sadeshmukhi of the Deccan, but failed to grant the Chauth, and thus could not satisfy them fully। Marathas thus continued to fight among themselves as well as against the Mughal। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे आके ना अनारकी फैल गई। अनारकी टर्म है, ये मैं आपको इंग्लिश में करवाऊंगा भी, कि अनारकी वो होती है जहाँ पे आपकी सेंट्रल पावर नहीं होती। अब देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी अनारकी, कि कहीं पे वो मराठा है, उन्होंने अपना जो अलग से रूल पैदा बना लिया है,
जाट्स हैं वो अलग हैं, चौहान है वो अलग हैं, राजपूत हैं वो अलग हैं। ये जो जात मतलब जातें जो ज्यादातर वहां पे फेमस हुई थी, क्योंकि वो हर किसी ने अपने अपने इलाके का जो है ना वो उसको कंट्रोल संभाल लिया था। और मुगलों की हुकूमत जो सिर्फ वो दिल्ली तक रह गई थी, सिर्फ अपने घर तक। जाट चीफ चौरमन एंड द बुंदेला चीफ चित्रासाल ज्वाइंड हिम इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द सिक्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपकी जो है एक्स्ट्रा है, ये आपने पढ़ लेनी है। जहांदार शाह, सिर्फ आपको जो है ना नाम को पता होना चाहिए इनके, ताकि आपको पता चल सके कि मुगल दौर में कौन कौन से जो है वो आए हैं। फरुख सियार है, रफीस दराजात है, रफीस रफीस दौला है, शाहजहां टू भी मतलब इसका जो है टाइटल था। मोहम्मद शाह रंगीला, रोशन अख्तर, ये भी बड़ा मतलब मशहूर है। मोहम्मद शाह रंगीला, इसने भी थोड़े से काम आके किए थे, लेकिन ये कहते हैं ये भी नाकाम हो गया था कि इसने भी कुछ नहीं किया था। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे चीज आई है वो इन्वेजन ऑफ नादर शाह 1739 कॉमन एरा है। तो इसमें क्या होता है कि आपसे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब आया था, या किसके ड्यूरिंग किसके रूल के दौरान ये आया था। Nader Shah was an emperor of Iran. He was a national hero there who drove the reason for invasion. When Nader Shah came to power in 1736, Muhammad Shah Rangila withdrew his ambassador from the Persian court and snapped all diplomatic ties with that country. Nader Shah sent three envoys to the Mughal court, and his third envoy was detained by Rangila, which arraigned him. When Nader Shah invaded Afghanistan, some of the Afghan nobles took shelter under Rangila. Also, Sadat Khan and Nizamul Mulk invited Nader Shah to invade India. अब देखें कि इसने जो है ना नादिर शाह ने आके पहले अफगानिस्तान पे जो है वो अटैक किया था। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था इसलिए आया था, और क्योंकि पर्शियन एक वो भी इस्लामिक एम्पायर था, तो इनके आपस में बनती नहीं थी। इस वजह से अपने जो रंगीला ने अपने सारे उधर से बुला लिए, एम्प्लॉय वापस बुला लिए, और जो अफगान को इन्होंने इसने पनाह दी, जो कि सख्त दुश्मन थे दूसरे के नादिर शाह के। तो इस तरह उसने अफगानिस्तान के थ्रू ना इस पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या आया था पिछले पेपर में, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कौन सा रूलर था, मुगल रूलर था, जिसके दौरान नादिर शाह ने पाकिस्तान पे हमला किया था, या सब कॉन्टिनेंट पे हमला किया था। तो आपको ये बात जो है ना याद रखनी चाहिए। बाकी इसके बारे में आपने ये जो है वो पढ़ लेना है। ये मैंने आपको जो है ना वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अहमद शाह है, ठीक है, ये क्या है, सन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला एंड कुदसिया बेगम, डांसिंग गर्ल। पूछा जाता है डांसिंग गर्ल कौन सी, क्योंकि डांस करती थी ये। और आपको पता है, आप अगर डीप में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने अय्याश प्रस्त थे मुगल, और इनके सवाल के जवाब क्या है। जब आप डीपली पढ़ेंगे ना इनको, तो तब आपको पता चलेगा। लेकिन आपको इतना इसको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री है सिर्फ अपने अपने नॉलेज तक रखनी है। अगर आप में से कोई बड़े एग्जाम की तरफ जाना चाह रहा है, जैसे पीएमएस है या सीएसएस है, तो उसके लिए इसको डिटेल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं तो फिर सर कुछ साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इतना कुछ जो है ना इसमें डाला हुआ है। अच्छा, आलमगीर टू है, उसके बाद अली गौहर, शाह आलम टू है, अकबर टू है। देखिए कितने टू टू, बहादुर शाह जफर। अब ये जो है सबसे जिसको कहते हैं कि फेमस हस्ती माना जाता है, जिसको औरंगजेब के बाद, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। He was the last ruler of the Mughal Empire. He was an accomplished poet and his pen name was Zafar. उससे पूछ लिया जाता है जफर का मीनिंग क्या है, तो आपकी होती है फतह, विक्ट्री होती है। He participated in the revolt of 1857। देख रहे रिवोल्ट आ गया ना। अब जब हमने अगली क्लास हमारी इसी पे है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, तो इसमें रिवोल्ट का नाम जो है वो आपको दिखा। रिवोल्ट क्या है, छोटी छोटी जगहों पे लोगों ने बगावतें स्टार्ट कर दी यार, किसी ने अपना जो है वो राजा बना लिया और खड़े हो गए मंगोलों के खिलाफ। तो इसको जो है वो पकड़ लिया गया, क्योंकि इसकी हुकूमत जो थी वो सिर्फ दिल्ली तक थी। तो इसको पकड़ के उन्होंने रंगून में, बर्मा का शहर था, बर्मा का नया नाम क्या है, अब में से कोई बंदा बताएगा। सर म्यांमार। जी वेरी गुड।
ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है कि अब जो बर्मा का पुराना बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार रख दिया गया है। उसका शहर है एक रंगून, उसमें इसको जो है ना वो कैद कर दिया गया था। और इसको जो है वो इसके जो बच्चे बचे थे, जो इनके इसके छोटे बच्चे थे, उनका जो है ना गला काट के प्लेट्स में डाल के इनको जो प्रोवाइड किया गया था। और वहीं पे जो जेल में ही इसने ज्यादातर जो है ना अपनी शायरी, दुखी शायरी जो है वो लिखी, और उसी उसी जेल में ही इसकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो जी, यहाँ तक जो है हमारा मोस्ट, जो कहते हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक जो हमारी हिस्ट्री थी, वो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो आपका है वो जहाँ तक जो है ना कंप्लीट हो गया है। और सबसे मुश्किल भी यही था। मुश्किल इस तरह था क्योंकि लोग इसको पढ़ते नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है ना वो हो गया, और ये हमारी बेस थी। इसके बाद हमने मूव करना है इंशाल्लाह, जो हमारी आगे आने वाली 3-4 क्लासेस हैं, इसमें हम जो है वो अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री तक पहुंचाएंगे। हाँ, जिसको जो है ना पाक स्टडी कहते हैं। तो उसके बाद आपको जो चीज़ों सबका पता होगा उनको हमने गो थ्रू ही करना है। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी हिस्ट्री की, जो 4-5 नंबर आपके आते हैं, जिस जो आपके जो जो आपको मुकाबले में लेके आते हैं, वो हमने कर लिए हैं। जो जो बंदा भी आपसे में से बंदा या बंदी मेहनत कर लेगा इस पे, इसको देख लेगा अच्छे तरीके से, मेरी बातें जो मैंने बताई हैं वो सुन लेगा, इंशाल्लाह वो पेपर में कभी मार नहीं खाएगा। बाज का हो जाता है क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ जो सिलेबस वो डाल देते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं होता, वो एक आध पेपर में हो जाता है। क्योंकि कोई भी सिलेबस होता है आपका, कोई भी सब्जेक्ट होता है, वो लिमिटेड नहीं होता, उसकी लिमिटेशन नहीं है पीपीएससी में। वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, चाहे वो घटिया क्वेश्चन क्यों ना उठा के दे दे। तो अक्सर ऐसे घबराना नहीं कभी आपने, क्योंकि बाज का आपके टेस्ट का पेपर नहीं आता। आप पेपर देते रहते हैं तो आपके पेपर जो ना आपको आपके टेस्ट के पेपर मिलना शुरू हो जाते हैं। जब मिलना शुरू होते हैं, उसके बाद जो आपका वो जो है ना इंटरव्यूज के लिए नाम आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों में से जिनका बीए है, क्योंकि अभी जो सीटें आई हैं वो मोबिलाइजर की 183, उनमें बीए उन्होंने एलिजिबल किया है। बीएस वालों का वो कह रहे हैं कि वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाकी ये अभी सीट्स आने वाली हैं। आज जो अप्रूवल हो गई है असम्बली, आज जो असम्बली अप्रूवल हो गई है, तो कंफर्म जो है ना वो हो गई है ये एजुकेटर्स की जॉब। क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी चेंज होने वाली है, तो इन्होंने फौरी जो है ना इसका ऐड भी दे देना है, ताकि वो उसको रोक ना सके। तो यहाँ तक अगर किसी का हिस्ट्री के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी चीज की समझ नहीं आई तो। और बाकी जितने भी टॉपिक हमने आज तक कर लिए हैं, मैं अपना जो है ना वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब बताता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में हो कि हमने कितना कवर अप कर लिया है और कितना हमारा जो है वो काम बाकी रह गया है। हाँ जी, आ गई है सब लोगों को समझ। यस सर। सर एक दफा ये तीसरी जंग पानीपत की कब हुई थी और किन के दरमियान हुई थी, ये बताइएगा। कौन से वाली? तीसरी पानी? जंग पानीपत। ये जी। थर्ड बैटल का पूछ रहे हैं आप? जी सर। ये थर्ड बैटल हुई थी आपकी अहमद शाह, सॉरी मुझे देख लेने दो, कंफर्म कर लूं मैं। ये मराठा के खिलाफ हुई थी। अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था। क्या नाम है वो, अगर मैंने आपको बताया भी है, एक मिनट जरा रुक जाए। शाह वलीउल्लाह ने बुलाया था। जी जी जी, बिल्कुल, शाह वलीउल्लाह ने इसको जो है ना वो दावत दी थी अहमद शाह अब्दाली को। और इन्होंने 1761 में आके मराठास को शिकस्त दी थी। इसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। ये मैंने मेंशन नहीं किया हुआ शाह वलीउल्लाह का, तो ये आपने जरूर जो है ना नोट डाउन कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जो आप देखेंगे कि आपका जो थोड़ा सा लो लेवल का पेपर होगा ना, इसमें वो आपसे ना मतलब क्वेश्चन जो है वो बड़े लो लेवल का पूछते हैं। जैसे पूछ लेंगे बैटल ऑफ पानीपत थर्ड कहाँ पे हुई है, सॉरी कहाँ पे, तो दरअसल है उसके नाम से शो हो रहा है कि पानीपत के मुकाम पे ही हुई है। उस किन के खिलाफ हुई है, कब हुई है, किसके कहने पे हुई है, मतलब किसने बुलाया था अहमद शाह अब्दाली को। इसी तरह वो पूछ सकते हैं कि किसके दौर में आया था। अगर आपको मजीद मतलब वो कोई हैवी पेपर हो जाता है, जैसे एफपीएससी का होता है 17-16 स्केल का, पीपीएससी का 16 स्केल का होता है, तो वो थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप लोग मतलब कंफ्यूज होते हैं, वो पूछ लेते हैं। जैसे रजिया सुल्ताना है, इसके में से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बहन निसाब पढ़ाया है, जो क्वेश्चन आया हुआ था, इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। तो आपने जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेक्चर जो आपने चीजें नोट डाउन की हुई हैं, इनको आपने संभाल के रख लेना है।
और पेपर के जब पेपर आपका आने लगे आपने 1 वीक पहले इनको खोल लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और जो आपने जाकर पेपर दे आना है इंशाल्लाह। जो आपके 10 नंबर की कम से कम हिस्ट्री आपकी आती है, 10 नंबर की कैसे आती है कि 5 नंबर तो एग्जैक्ट आपकी इसी में से आने हैं, 1947 से पहले पहले, और 5 नंबर इसके बाद आते हैं पाकिस्तान स्टडी में। वो 1947 से आगे चीजें पूछते हैं वो। इस तरह 10 क्वेश्चन आपके इसमें से बनते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के बनते हैं, और 10 से 10 क्वेश्चन मैंने लास्ट पेपर में दिया जब भी पिछले संडे में दे के आया हूँ असिस्टेंट का, उसमें आपके 10 क्वेश्चन जो है उर्दू के पूछे गए थे। तो इसी तरह आपके 30 से 35 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है वो मेरे पास है। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आए, किसी बात से आप इख्तलाफ रखते हो, तो आपने खुल के मेरे साथ जो है ना वो उसको डिस्कस करना है। मैं कभी भी इस बात से माइंड नहीं करूंगा कि मैं गलत था, और मैं जो अगर किसी बच्चे ने करेक्शन किया तो मैं उसके खिलाफ मतलब जो बात करूं या उसके खिलाफ गुस्सा करूं या कुछ करूं, मेरे या मैं उसको कोई मतलब कोई बात से होता है ना कि मुझे बुरा नहीं लगता। आप जितना बढ़ेंगे आगे मुझे खुशी होगी, क्योंकि आप जितने भी लोग अभी तक क्लास में अटेंड कर रहे हैं माशाल्लाह से बड़े काबिल हैं, और हमेशा जो है वो आप लोग क्लास अटेंड करते हैं। हालांकि लोग हिस्ट्री का नाम देख के सुन के ही जो है ना भाग जाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है, ना उसको देख के पढ़ते हैं, ना उनको इंटरेस्ट बनता है। जब बंदा पढ़ता है अच्छे तरीके के साथ क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ता है तो उसके जो है कॉन्सेप्ट हिस्ट्री के बारे में करेक्ट होते हैं, और फिर उसको मजा आता है कि हम हिस्ट्री के बगैर नाकाम है। हिस्ट्री सिर्फ आपका अकेला ये नहीं है कि एक इवेंट्स का नाम नहीं है जो हमारे जो पास में हो गए हैं, नहीं। हमारा हिस्ट्री हमें डिफाइन करता है कि हमने आगे क्या करना है, और पीछे जो हम भुगत चुके हैं। आप लोग देख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक जो मैंने पढ़ाया था, आप कितना जीनियस बंदा था, जीनियस फूल बोलते हैं उसको। ऐसे अब देखिए इमरान खान जो है वो हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। इमरान खान भी हमारे पास जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि बड़े रूल अच्छे पढ़ा हुआ अच्छी यूनिवर्सिटी से वेल एजुकेटेड बंदा है मेरे पास, लेकिन पॉलिसीज में फिर भी वो नाकाम है। पाकिस्तान का अभी तक इतना अच्छा एफिशिएंट रूलर नहीं मिल सका जो कि आपको एक अच्छी पॉलिसीज दे सके। देखिए आप मतलब कोई फैन भी होते हैं इमरान खान के, मैं उनके पर्सनली टैग नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल कि अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बंदा ऐसा नहीं आया कहते हैं के बाद इसने पॉलिसी अच्छी बनाई हो और कंट्री को एक हमवार सतह पे जो है हमवार तरीके से चलाया हो। इसी तरह हिस्ट्री जो है ना अपने आप को वो दोहराती रहती है हर चीजों मामलात में। जब तक पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं, आप कभी भी एक अच्छी डिबेट नहीं कर सकते, कोई अच्छा एग्जाम नहीं निकाल सकते, कोई अच्छा इंटरव्यू नहीं आपका हो सकता हिस्ट्री पे। और उसके बाद जो मेरे पास दूसरा सब्जेक्ट है लिटरेचर उर्दू का, तो उर्दू पे भी आपने फोकस करना है ताकि आपकी पांचों उंगलियां बराबर हों। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी आपका आगे पेपर जो है आएगा उसमें आप मैक्सिमम जो है वो स्कोर गेन करेंगे। बाकी मैं यही कहता हूँ अपनी टीम को भी कि आप लोग जो है ना वो रियलिटी के करीब रहा करें। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप ये हिस्ट्री कितना पढ़ के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 10 के 10 आ जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि जो लोग आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने 2 घंटे बैठ के सुना है, मैंने बोला है, अगर आपने ये किया है तो आप ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाएंगे। अल्लाह ताला की जात जो है ना आपको नवाजेगी, और आपकी मेहनत का जो आपका सिला है वो आपको हर सूरत मिलेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिलना, अगर यही नहीं मिलेगा तो आपको किसी और एग्जाम में मिल जाएगा। तो एक दिन आपको अपना जो है ना इस बात का यकीन आ जाएगा कि जितनी मैंने एफर्ट की है अल्लाह ताला की जात ने मुझे इतने से नवाज दिया है। चलें ठीक है, अगर अब किसी का क्वेश्चन है तो बताएं।